Students, now we'll look at this flow chart where it has been shown that the breakdown of glucose by various pathways. So what happens basically? See, this is the part of your respiration only. अब होता क्या है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन, सो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपेंस, ओके, वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाके करता क्या है, जो आपके लंग्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जा रहा है एंड the oxygen which is getting bounded with your RBCs, then it gets transported throughout your body, right? Then वो जो ऑक्सीजन बाउंडेड आरबीसीज हैं उनका काम क्या होता है? सिर्फ काम तो इतना तो होगा नहीं कि ऑक्सीजन गया और खत्म हो गया काम, नहीं. अब इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सो व्हाट हैपेंस बेटा, अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर इंटरकनेक्टेड टर्मिनोलॉजी इन द बायोलॉजी. सो व्हाट हैपेंस, breathing is a very simple phenomena where the inhaling of oxygen and exhalation of your carbon dioxide takes place. Okay, जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिलीज करते हैं, वो आपकी ब्रीदिंग कहलाता है. अब अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है द ऑक्सीजन विच यू हैव टेकन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, now it goes into your body and it gets distributed to your throughout the cellular. So वो आपके जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपकी बॉडी में चल रही होती है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की. और वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वो आता है आपकी ब्रीदिंग से. सो ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया होता है, रेस्पिरेशन में वही ऑक्सीजन आपकी जो टिश्यूज हैं वो यूज करते हैं ताकि आपकी बॉडी क्या हो सके, लाइव रह सके और आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं बॉडीज में वो परफॉर्म हो सके. सो वो एक्टिविटीज कौन कौन से होते हैं वो हम देखने वाले हैं. एंड वो सारे एक्टिविटीज नहीं, बेसिकली जो आप उसके बाद आता है कि जो आपकी बॉडी में सबसे मेन एक हमारी बॉडी आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, राइट? आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है, अगर वो अमाइनो एसिड बन रहा है, हार्मोन्स बन रहा है, एंजाइम्स बन रहा है, वो जितनी भी चीजें आपकी बॉडी में क्या हो रही है बेटा, प्रोसेस हो रही होती है, उनका मेन फंक्शन होता है कि एट लास्ट आपको एनर्जी प्रोवाइड करना. अब ये एनर्जी बनता कैसे है? अब देखते हैं कि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो बेटा, उस सब में सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट रहता है, या सिंपल फॉर्म में बोलूं तो ग्लूकोज रहता है. आपकी ग्लूकोज से ही आपको एटीपी या एनर्जी मिलता है, राइट? तो आपकी बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सपोज कीजिए कि आपने कुछ भी, सपोज कीजिए आपने कुछ स्नैक्स लिया या आपने कुछ खाना खाया, तो क्या होगा बेटा, आपके पास कुछ ग्लूकोज के अमाउंट आएंगे. एंड अब ये जो ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होता है बेटा, ये ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है ये पायरुवेट और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. अब यहाँ पे जो एनर्जी दिखा रहा है ये सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा है कि ग्लूकोज आपके पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है. अगर मैं बात करूं इन साइटोप्लाज्म, आपको पता है सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और आपके पास होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपके सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं, राइट? तो क्या होता है, ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आपके साइटोप्लाज्म में है बेटा, इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट एंड किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यानी ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है बेटा? जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं वहां से आ रहा है. ओके, ब्रीदिंग के थ्रू क्या आ रहा है बेटा आपका? ब्रीदिंग के थ्रू आपका ऑक्सीजन आ रहा है, राइट? ये ऑक्सीजन आपका ब्रीदिंग के थ्रू आ रहा है और ये आपके साइटोप्लाज्म में जा रहा है और वहां पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज आपके पायरुवेट में कन्वर्ट हो जा रहा है और किसकी फॉर्म में बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हमेशा याद रखिए. और ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाएगा. अब क्यों एरोबिक? Because the conversion of glucose to pyruvate is happening in the presence of oxygen in the cytoplasm. That is why it is called as your aerobic respiration. अब क्या होता है, ये पायरुवेट आपके अलग अलग बॉडी में अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में आता है. अब हम देखते हैं बेटा, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ तो ये आपका पायरुवेट, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो वहां पे भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. और क्या होता है बेटा यहाँ पे? इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो आपने साइटोप्लाज्म में देख लिया, साइटोप्लाज्म है आपके पास पायरुवेट में. अब आपके पास ग्लूकोज डायरेक्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो चुका है.
अब ये जो पायरुवेट है ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। अब क्या होगा बेटा, आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ये आपके मसल्स में जाएगा, और ये आपके कभी कभी यहाँ पे हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की। ईस्ट जो होता है वो बेसिकली आपके फर्मेंटेशन का ये पार्ट होता है। ओके, सो व्हाट हैपेंस, पहले हम अपनी बॉडी में बात कर लेते हैं। जो पायरुवेट होता है, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और यहाँ पे अब ऑक्सीजन भी है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रीदिंग कर लिया आपने, आपके पास ऑक्सीजन आ गया था। अब ये पायरुवेट कन्वर्ट होके आपको एनर्जी देगा। एनर्जी देने के साथ साथ इसके कुछ आपके बाय प्रोडक्ट होंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में रहेंगे, अगर एक्सेस रहेंगे तो आपकी किडनी में फिल्टरेट होके निकल जाएंगे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा एंड वापस से जाके लंग में आपकी फिल्टर हो जाएगा। एंड ये जो एनर्जी है बेटा, ये आप एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आपकी बॉडी इन फॉर द एनर्जी यूज करेगी। ओके, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। ये भी आपका क्या है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर मैं बात करूं बेटा आपके मसल्स में, कभी कभी हम बहुत विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं, या हम कभी बहुत ज्यादा रन कर लेते हैं, या हम कोई बहुत ज्यादा बहुत हाइट पे अगर चढ़ लेते हैं एक इन वन गो, सो व्हाट हैपेंस बेटा, हम पाल्पिटेशन करने लगते हैं, हमारी सांसें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, या हमारी बॉडी में उस मोमेंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि हमारे कहीं कहीं जो मसल्स है वहां पे अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सो इन दैट कंडीशन रियल व्हाट हैपेंस इन डीड, आपकी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बेटा, अब क्या है, ऐसे कंडीशन जब आप कोई बहुत विग्रस एक्टिविटी कर रहे होते हो, ओके, जहाँ पे आपकी बॉडी बहुत फॉर ए स्पैन ऑफ टाइम आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाती है। सो क्या होता है बेटा, आपके मसल्स में बेसिकली ये ऐसे आपके जो ये कन्वर्जन होता है, बट आपको एनर्जी तो चाहिए ही, जाहिर सी बात है एनर्जी तो चाहिए ही आपको। सो क्या होता है, मसल्स में आपके लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो पायरुवेट था वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होके एंड आपको एनर्जी देता है। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं एक बार और समझाती हूँ। आप कोई बहुत विग्रस एक्टिविटी कर रहे हो, सपोज करो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओके, और मैं बहुत ज्यादा स्पीड से बोल रही हूँ, इतना कि ब्रेक भी नहीं ले रही हूँ। एक मोमेंट ऐसा आता है कि मैं बहुत स्टिल हो जाती हूँ, और मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि मेरे मसल्स में कहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऐसा होता है अगर अपन बहुत हेवी लिफ्ट उठाते हैं तो क्या होता है बेटा, मसल्स अचानक से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक मोमेंट के लिए आपको भी फील होगा, और वैसे कंडीशन में लेकिन एनर्जी तो आपको चाहिए ही। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो पायरुवेट होता है बेटा, ये आपके कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड एंड आपके एनर्जी देता है, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि आपने इतनी ज्यादा विग्रस एक्टिविटी करी थी कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। ओके, सो एंड एनर्जी तो मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका एक एनारोबिक, एनाएरोबिक, बेटा एरोबिक की बात नहीं कर रही हूँ, एनाएरोबिक की बात कर रही हूँ। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऐसे रेस्पिरेशन जहां पे आपके ऑक्सीजन नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर और दूसरा इसका एक और एग्जांपल है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा बेकरी में या इडली घर पे हम बनाते हैं, इन सब चीजों में हम फर्मेंटेशन बहुत करते हैं। फर्मेंटेशन से क्या होता है, वो थोड़ी टेस्टी हो जाती है, पफी हो जाती है। अगर आप पाव, पता है आपको, पाव के लिए, इडली के लिए, केक के लिए, मफिन्स के लिए, राइट, इन सब चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली आपके ईस्ट को यूज करते हैं, ताकि हमें क्या मिल पाए बेटा, या हम वाइन, अगर आप जानते हैं वाइन को बनाने के लिए हम बेसिकली फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। फर्मेंटेशन क्या करता है बेटा, आपको अगर हम वाइन बनाते हैं तो हमें प्रोडक्ट इथेनॉल तो चाहिए, वाइन है, नॉल है, फिनॉल वाला OH आ जाएगा, तो अपन को इथेनॉल तो चाहिए। अब इथेनॉल के साथ साथ अपने को कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा ही, प्लस आपको एनर्जी भी मिलता है। ओके, सो अब और सिर्फ आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो क्या होता है बेटा, आपका होता है इन प्रेजेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, बाकी दो आपके एनारोबिक हो गया। जो माइटोकॉन्ड्रिया मसल्स में होता है ये हमारे बॉडी में ही होता है, और जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ये बेसिकली हम डे टू डे लाइफ में सब करते हैं। हमारे घरों पे हम मोस्टली इडली बनाना होता है, डोसा बनाना होता है, कोई केक बनाना होता है, मफिन्स हम नॉर्मली घर पे बनाते हैं, कुकीज भी बनाने के लिए हम कभी कभी फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे हम इस थोड़ा सा इनोकुलेट कर देते हैं एंड उसे ओवरनाइट छोड़ देते हैं बंद करके। इससे क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन तो होता नहीं है। अगर आप किसी चीज को ढक देंगे या बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन का तो पास ऑन होगा नहीं। सो व्हाट हैपेंस, सॉरी, क्या होता है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट इट फॉर्म्स, इट विल गिव यू ethanol plus carbon dioxide and after all we'll get the energy. ओके, और याद रखिए
अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम जब बॉडी में ग्लूकोज गया तो ग्लूकोज हमारी बॉडी डायरेक्ट कंज्यूम कर लेना एनर्जी के फॉर्म में, अपने को इतना सारे कन्वर्जन की क्यों जरूरत है? बेटा हमारी बॉडी एनर्जी हम बोल रहे हैं बट एक्चुअली में आपकी बॉडी डायरेक्ट ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में यूज नहीं कर सकती, इसे हमें पायरुवेट में कन्वर्ट करके ही हम इसको एनर्जी के फॉर्म में लेके जा सकते हैं। एंड एनर्जी क्या होता है बेटा? एनर्जी एक्चुअली आपका होता है एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी हमेशा आपकी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में नहीं रहता बेटा, कि फॉर्म में रहता है, आपकी एटीपी के फॉर्म में रहता है। ओके, in the continuation of the same we are going to look at the topic that is what is the mechanism our body follow for the respiration. Okay, so जब हम respiration करते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में कैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं वो ऑक्सीजनेटेड कैसे हो जाते हैं। सो बेटा मैं आपको बहुत इजी वे में, बहुत ट्रिकी ना करके, बहुत कॉम्प्लेक्स ना करते हुए बहुत इजी मैनर में आपको समझाती हूँ। ओके, क्या होता है कि हम इतना सारा टर्म्स एंड मैकेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व कर देते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई बिलीव दैट बायोलॉजी शुड बी टॉट इन द मैनर ऑफ द फ्लो चार्ट, दैट मेक्स योर स्टडी वेरी सिंपल एंड योर कंसेप्ट मच मोर क्लियर। ओके, सो हियर सी वी आर हैविंग a one pair of the lung, right? एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। सो बेसिकली हमारे लंग का पार्ट क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड है, राइट? हम रेस्पिरेशन वाले टॉपिक पे ही भी अभी है। सो क्या होता है बेटा, सबसे पहले जब हम एयर इनहेल करते हैं, सो बेटा दिस इज द फ्लो चार्ट एंड दिस इज द डायग्राम थ्रू व्हिच आई एम गोइंग टू मेक द यू अंडरस्टैंड इन द मच मोर इजी वे। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस इन द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन व्हेन वी इनहेल द ऑक्सीजन, राइट? आप सबको पता है जब हम एयर को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, सो हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी में जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी नेजल कैविटी होती है, दीज आर द नेजल कैविटी। ओके, दीज आर द नोज, सी दिस इज द नोज एंड दिस कैविटी इफ यू कैन लुक दैट आर कॉल्ड एज योर नेजल कैविटी। ओके, बायोलॉजी में उसको नेजल कैविटी कहते हैं बेटा। सो व्हाट हैपेंस, फर्स्ट वी इनहेल द गैस, उसके बाद जो नॉस्ट्रिल होता है या नेजल कैविटी होता है, इट पासेस थ्रू योर नेजल कैविटी, देन इट इज द फिल्टर फ्रॉम योर एयर, then we are first we are having mucus over there, then it passes to the pharynx, that is goes into the larynx, then finally into trachea, then we are having the lungs, these are the bronchi which is the part of your lung, then left lung and the right lung, then it goes to into the bronchioles, and after the bronchioles we are having alveolar sac and we are having alveoli where the gas exchange with blood happens. So basically this is the process, now we'll understand through the diagram. So here you can see in a very good manner, see we are having this lungs, right? ये हमारा लंग होता है या पल्मोनरी होता है बेटा। these are the diaphragm, okay, these are the trachea, ये आपका बेटा अगर मैं ऐसे खड़ी होंगी तो ये मेरा राइट होगा, ये मेरा लेफ्ट होगा, तो राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। बट यहाँ पे आपका अपोजिट है क्योंकि हम बुक में पढ़ रहे हैं। ओके, ये बुक के इमेज ले रखे हैं मैंने। उसके बाद क्या होता है बेटा, सबसे पहले नेजल कैविटी में आपका क्या होता है? एयर आता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन उसके बाद आपके फेरिंग्स में पास होता है, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में, लेरिंग्स के बाद आपका बेटा जाता है ट्रैकिया में, राइट? दीज आर द कार्टिलेजिनस ट्रैकिया। ट्रैकिया से बेटा कहाँ जाता है आपका ब्रोंकाई, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई के बाद बेटा आपको क्या है, दो देखने को मिलेगा, दीज ब्रांचेस जो आपकी ट्रैकिया को लीड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। ओके, आपको यहाँ पे एक ब्रोंकस देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे ब्रोंकस, एंड ब्रोंकस के बहुत सारे आपके ब्रांचेस होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज योर ब्रोंकियोल्स। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो ब्रोंकियल्स होता है बेटा, अगर मैं उसको कुछ हाईलाइट करूँ तो इस तरीके से आपके दिखते हैं, जो ग्रेप्स होता है ना, ग्रेप्स, ओके, ग्रेप्स के जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो एक बार मैं और बताती हूँ बेटा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नेजल कैविटी में एयर जाता है, एयर अगेन पासेस थ्रू द pharynx, pharynx से it goes into the larynx, then it goes into the trachea, then we are having a lung, lung में कहाँ जाता है आपके bronchus में जाता है, bronchus के बाद we are having many bronchioles, bronchioles में जाता है, एंड जो bronchioles होता है बेटा वहां पे क्या होता है, alveoli sac होता है। ओके, पाउचेस होते हैं बेसिकली, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, alveoli sac। एंड ये आपका एल्वोलाई सैक को अगर मैं एक सिंगल लूंगी तो ये क्या कहलाएगा बेटा, एल्वोलाई कहलाएगा। ओके, सो आपको ये
जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया किस मैनर में, वो आपको याद रखना होगा. सो व्हाट हैपेंस बेटा, जब आपकी बॉडी से कैपिलरीज के थ्रू ब्लड आता है, सो क्या होता है, ब्लड आपका जो जिस वो ब्लड है ये जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाउंडेड है. ओके, ये जो ब्लड होते हैं बेटा इनके साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाउंडेड है. दैट इज द रीजन दैट दे आर कॉल्ड एज ईदर इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. ओके, सो क्या होता है, जैसे ही वो ब्लड आपका इस एल्वोलाई के अंदर आता है, जो आपने इनहेल किया है ऑक्सीजन, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक्सेल कर देता है. एंड आपके ब्लड के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड कर लेता है एंड वो वापस से फिल्टर होके आपके हार्ट में जाता है एंड हार्ट इस ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है. ओके, सो एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपको इजी नहीं लग रहा हो तो. सी व्हाट हैपेंस बेटा, जो ये आप देख रहे हो एल्वोलाई, एक सिंगल एल्वोलाई देख रहे हो, इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये कैपिलरीज होती हैं. ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, ये वेन है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, मतलब ये वो ब्लड है जिनको हमें प्योरीफाई करना है. उसके बाद क्या होता है, जब ये ब्लड आपकी कैपिलरी आपके एल्वोलाई में जाता है, तो ये क्या करता है, जो हमने ऑक्सीजन इनहेल करके रखा हुआ है वो आपके ब्लड के साथ क्या होता है, बाउंड कर जाता है. एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके लंग के थ्रू वापस से रिलीज हो जाता है. एंड हियर योर carbon dioxide rich blood gets converted into the oxygen rich blood or pure blood, and this blood looks into the red color, and from here arteries is goes into your heart. हार्ट से ये आपके आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या हो जाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी. ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, जो आपके रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है कि जो आपकी अब जो ये ऑक्सीजन है, इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल which are present in your body, and they will be using this oxygen for performing the different metabolic activities, right? That is the process of your respiration. But when coming to the breathing, breathing is a simple mechanism of inhaling the gas and exhaling the gas, inhaling the oxygen and exhaling the carbon dioxide. That is the only breathing, राइट. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो अब तक तो आपको पता हो जाना चाहिए बेटा. सो ब्रीदिंग इन मतलब जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है बेटा, ब्रीथ इन जब हम करते हैं हमारी बॉडी में, सो व्हाट हैपेंस, हमारी बॉडी में होता है जो ये डायफ्रेगम है बेटा, ये जो सबसे नीचे, दीज आर द रिब केज. ओके, रिब केज के नीचे जो सबसे हमारा नीचे वाला फ्लोटिंग वाला जो रिब केज होता है, रिब्स होता है, उसे कहते हैं बेटा डायफ्रागम. ओके, डायफ्रागम जब ब्रीथ इन ले रहे, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है बेटा, ये डायफ्रागम हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं, चेस्ट आपका एक्सपांड होता है और एयर एंटर होता है. अगर डायफ्रागम हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बेटा, तो जो आपका जो लंग है, जो आपका चेस्ट है, एक्सपांड नहीं होगा तो एयर को अकोमोडेशन नहीं हो पाएगा. सो जब हम ब्रीद इन करते हैं बेटा तो क्या होता है, जो हमारा डायफ्रागम है, इट गेट्स कॉन्ट्रैक्ट, इट मूव्स डाउन, आवर चेस्ट गेट्स एक्सपांडेड एंड देन द एयर एंटर्स इनटू आवर लंग्स. ओके, सो आपको याद रखना है कि ब्रीदिंग में क्या होता है, आपका डायफ्रागम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड चला जाता है, जो आपका चेस्ट एक्सपांड हो जाता है एंड बेटा आपका एयर क्या करता है, देन योर एयर गेट्स अकोमोडेटेड इन योर लंग्स. सो दैट इज नोन एज अ ब्रीथ इन. ओके, ब्रीदिंग, सांस लेना, अंदर की तरफ ऑक्सीजन को लेना. इवन यू कैन फील, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो वन यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन जस्ट 1 minute. ओके, इवन यू कैन फील दैट जब हम करते हैं, जब हम सांस को छोड़ रहे होते हैं, सांस को ले रहे होते हैं, तो क्या मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में, हमारे डायफ्रागम का क्या पोजीशन होता है बेटा. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्रीदिंग आउट. ब्रीदिंग आउट में मतलब आपको रिलैक्स होना है. रिलैक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बाहर, वी आर रिलीजिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, वी आर रिमूविंग द carbon dioxide or the gaseous mixtures from our body. So here our body gets relaxed. Okay, आपका जो चेस्ट होता है, it moves upward direction. आपका जो चेस्ट होता है, here it won't expand क्योंकि now we don't want to accommodate the air. अब आपका जो चेस्ट है बेटा, it will get contract.
Now air leaves the lungs. So what will happen? Breathing out, breathe in. Breathe in में contract हो रहा है, chest expand हो रहा है और डाउनवर्ड जाता है ताकि आपका एयर अकोमोडेट पाए. ब्रीदिंग आउट में क्या होगा बेटा? ब्रीदिंग आउट में अपोजिट. डायफ्रेगम रिलैक्सेस, योर चेस्ट मूव्स अप, योर चेस्ट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, एयर रिलीजेस आउट. ओके, इवन आप सेम यहाँ पे देख सकते हो बेटा, राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस स्लाइड, दैट इज और ट्रांसपोर्टेशन. ओके बेटा, अब आपका चालू होता है रेस्पिरेशन का कंटिन्यूएशन. दैट इज द वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लाइफ प्रोसेस. दैट इज वन ऑफ द most vital act life processes among all, that is your transportation. Okay, so what is the transportation? The main transport system in the human being is the circulatory system. It consists of the blood, arteries, veins, capillaries and the heart. Transportation का क्या होता है? Transportation का मतलब क्या होता है बेटा? Carrying a luggage from a goods from one place to the another, right? That is the transportation. Exactly. The similar meaning it carries even in the biology. So what happened बेटा? बायोलॉजी में आपका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है आपके ब्लड से, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट से, आपकी बॉडी में जो हार्ट होता है उनसे. सो आपकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका जो मास्टर माइंड होता है दैट इज योर हार्ट. ओके, एंड जो उसके सपोर्टर्स होते हैं दोज आर योर ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स. हम देखने वाले हैं बेटा कि हाउ दिस ब्लड, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द ब्लड सेल्स. ओके, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द आपका हार्ट में आपके कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, क्या विच आर द मैकेनिज्म आवर हार्ट फॉलोज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, एंड हाउ द रेस्पिरेशन एंड योर ट्रांसपोर्टेशन इज कोरिलेटेड. ओके, आपकी बॉडीज में जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन कहीं और हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कहीं और रह रहा है. नो, एक्सक्रीशन कहीं और हो रहा है. आपका जो पूरा सिस्टम है ना बेटा, एक पूरा चैनलाइज्ड मैनर में है. ओके, सो हियर अब हम देखने वाले हैं कि ब्लड में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. सो बेटा, कमिंग टू द ब्लड, आप लोगों ने, अगर मैं पूछूं कि व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन द ब्लड, सो आप बोलोगे इट इज अ रेड कलर फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी which works as the transportation of the nutrient. Exactly correct, but that is not the exact explanation of it. Okay, so here coming to the blood, then arteries, then the veins, then the capillaries. Okay beta, so here what is the blood? So blood is a fluid which is present inside the human body, animal body, which is the constituent of RBC, WBC, platelets and your plasma. Okay, so what is the function of the RBC? RBC is stand for red blood cells, which performs as a transportation of the gaseous, it works as a gaseous exchange, right? And coming to the WBC, WBC stands for the white blood cells, which works as a defense mechanism in our body. Coming to the platelets, platelets क्या होता है बेटा? आपके it performs a very vital role in the blood clotting. Okay, anticoagulant फैक्टर कहते हैं बेटा. ओके, जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है. देन व्हाट अबाउट द प्लाज्मा? प्लाज्मा आपका होता है जो लिक्विड पोर्शन होता है आपके ब्लड का, दैट इज द बेसिकली that's your plasma. Plasma is the fluid or the liquid which is present inside the blood, and it is the nutrient rich fluid which provides the nutrient to your body, which is the supportive system of your bloods. Okay, so next I'll move to the arteries and the vein. Beta, there are very much chances to get the students they confused between arteries, veins and the capillaries. So let me make it very simple for you here. So what does this arteries, veins and the capillaries means? That see, arteries. ओके, सो कैन यू सी दिस लाइंस? हम बहुत टाइम ये लाइंस अपने हैंड पे देखा है हमने, या हम कभी पैथोलॉजी जाते हैं ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे अपने वेंस को दिखाते हैं, वो वहां से हमारे ब्लड क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं. सो आर्टरीज क्या होता है? दीज आर द सम, योर बॉडी इज हैविंग अ नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइंस. ओके, and what that pipelines, that is not basically the pipelines, I'm giving the example, they are the network of the very thin tube like structures in your complete body. So what happens, आपकी बॉडी में जो आर्टरीज होता है, ओके, हमारी बॉडी कैसी होती है बेटा? आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है? इट कैरीज द प्योर ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी. ओके, arteries
are the network of the blood capillaries, okay, which carries the pure blood from heart to the your other part of your body, okay. And what about your veins? Veins carry the impure blood or the deoxygenated blood from your body to your heart, okay. So here आर्टरीज का मतलब ये होता है वो नेटवर्क जो आपके बॉडी में जो प्योर ब्लड है वो हार्ट से पूरी बॉडी को सप्लाई करने का काम करते हैं। वो कौन काम करता है बेटा? वो आपके आर्टरीज करते हैं। अगर आपको इस वाले स्लाइड में क्लियर नहीं होता है तो आई हैव केप्ट द इमेज टू मेक इट मोर सिंपल फॉर यू, ओके। देन वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स आर द नेटवर्क। वो किस में मदद करते हैं? वो आपकी बॉडी में जो भी डिऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड है वो आपके हार्ट तक भेजते हैं। हार्ट में जाता है आपका ब्लड वहां पे प्योरीफाई होता है, उसके बाद आपकी आर्टरीज के थ्रू आपकी बॉडी से क्या हो, आपकी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। देन द क्वेश्चन अराइजेस, देन व्हाट इज द कैपिलरीज? सो बेटा कैपिलरीज आर बेसिकली दे आर द फाइन ब्रांचेस ऑफ योर veins and the arteries, okay. Capillaries are the fine branches of your arteries and veins. So moving further, we can, okay. So here before I jump to the diagram of your this arteries, veins and capillaries, I need to discuss about the heart, okay. आपने पढ़ा होगा that human being or animal are having 3-chambered heart, right? Sorry, 4-chambered heart. सो यहाँ पे हर एनिमल्स में बेटा अलग अलग चैम्बर हार्ट होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ओके। 4 चैम्बर मतलब 1, 2, 3 and 4। सो ह्यूमन बीइंग्स, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है that how many chamber human being having the heart is, then your question answer should be the human is having 4 chambered heart, okay. So अब इस हम डायग्राम को समझने वाले हैं एंड इस पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं बेटा। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, अगर आप, मैंने सारी चीजों को लेबल कर रखा है कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आए। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेटा सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ओके। ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है दिस इज आवर हार्ट, ओके। हार्ट इस शेप का नहीं होता है बेटा। हार्ट का जो एक्चुअल शेप होता है आपकी बॉडी के अंदर वो कुछ ऐसा दिखता है, ओके। सो here if you look at the structure, सबसे पहले बेटा ये जो वेना केवा आप देख पा रहे हैं, एक सुपीरियर हो गया, एक इंफीरियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं बेटा आपके राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। आपके जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ना बेटा, हर चैम्बर के अपने अलग अलग नाम होते हैं। तो पहले होता है सुपीरियर वेना केवा, दूसरा है आपका इंफीरियर वेना केवा, देन वी आर हैविंग राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन वी आर हैविंग दिस वाल्व। वो क्या करता है बेटा? आपके ब्लड को पंप करने का काम करता है। सो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इसका नाम है ट्राइकप्सिड वाल्व, okay, tricuspid valve. Then we are having here between the left atrium and the left ventricle we are having mitral valve. क्या है बेटा? mitral valve है। उसके बाद हम आएंगे बेटा pulmonary vein and pulmonary artery, then we are having aorta. This whole thing is called as aorta, and this if you can see, this is called as a pulmonary artery. This is artery, this are द पल्मोनरी वेन। जो आपके लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वाल्व दिख रहा है, ये जो सेपरेशन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड मिट्रल वाल्व। एंड जो आपके राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के साइड में ये जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलेंगे ट्राइकप्सिड वाल्व, ओके। एंड देन जो आपका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग की तरफ लेके जा रहा है उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व, ओके। एंड ये जो आयोटिक वाल्व दिख रहा है आपको इसे हम बोलेंगे आयोटिक वाल्व। आयोटिक अब हम देखेंगे बेटा। सो आपके हार्ट बेसिकली होता क्या है? सो द हार्ट इज अ मसल दैट पंप्स, द हार्ट इज अ मसल दैट pumps blood throughout the body. It has 4 chambers: upper atrium, lower ventricles. Ventricles have thicker valves because they pump blood to the organs, okay. A septum separates right and the left side, stopping
oxygen rich and oxygen poor blood from mixing. Valves between atrium and ventricles stop blood from flowing backward. अब हम क्या है, आपका ये जो हार्ट है बेटा, दे आर मेड अप ऑफ द मसल्स एंड व्हाट दे डू इन द बॉडी, ये आपकी बॉडी में ब्लड पंप एंड सर्कुलेशन का काम करते हैं. जो आपकी जो राइट हैंड साइड होता है बेटा, इस राइट हैंड साइड से हमारी बॉडी में ब्लड आता है जो कि इम्प्योर फॉर्म होता है. उसके बाद ये आपके लंग्स में जाता है, वहां पे प्योरीफाई होता है. देन इट कम्स बैक इनटू योर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट वेयर it gets pumped to your rest of the body by the aorta. Okay, so this is what happens in the heart, or this was a typical structure of a heart. बेटा यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है इसे याद करने के लिए, you have to memorize it by yourself. Okay, बहुत सिंपल है बेटा. सबसे पहले आप अगर ये वाल्व, जो ये वाल्व है, अगर आप इसको याद नहीं रख पाते हैं, एंड ये वाल्व क्यों होता है बेटा, ताकि अगर राइट एट्रियम से आपका जो ब्लड है अगर वो पंप हो चुका है राइट वेंट्रिकल में, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आ सके, वापस से वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ना जाए. इसलिए ये आपके जो सेपरेशन से सेप्टम है ये प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो आपको याद रखना है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. देन वी आर हैविंग superior vena cava, inferior vena cava. Then we are having pulmonary artery, pulmonary vein, aorta. Then pulmonary valve, aortic valve. और उसके बाद ये जो आपको सेपरेशन दिख रहे हैं चैम्बर्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड, जो राइट हैंड साइड है उसे ट्राइकप्सिड वॉल्व बोलेंगे, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है उसे मिट्रल वॉल्व बोलेंगे. वेरी सिंपल, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम के साथ में तो बहुत इजी है आपको ये नाम याद रखना. ओके, सो अब हम देखते हैं कि ब्लड कैसे फ्लो होता है. बेसिकली आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो डबल सर्कुलेशन कहलाता है. अब डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, सो वर्किंग ऑफ द हार्ट, दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. आप हमेशा याद रखिए दैट ह्यूमन बॉडी फॉलोज द डबल मोड ऑफ सर्कुलेशन. ओके, व्हाट डज इट फॉलो, इट फॉलोज डबल सर्कुलेशन. ओके, व्हाट दैट एग्जैक्टली मीन, अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. वो तो एक हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, बट बेसिकली होता क्या है जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं सर्कुलेशन या हाउ डज योर हार्ट वर्क्स इन द बॉडी. सो सी बेटा, अगर आप ये इंफीरियर वेना केवा देखोगे तो इंफीरियर वेना केवा क्या होता है, आपकी बॉडी में, आपकी लोअर बॉडी में जो भी इम्प्योर ब्लड होता है या ऐसे ब्लड सेल्स. अब इम्प्योर ब्लड एंड प्योर ब्लड क्या होता है बेटा, लेट मी मेक द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ फर्स्ट. सी व्हाट हैपेंस, you are having RBC, राइट, आपके पास दो RBC के सेल हैं. अब ये जो RBC का सेल है ना बेटा, अगर आपकी बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है, उनके बाय प्रोडक्ट बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, जिसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज द वन ऑफ द मेजर गैस व्हिच इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस. सो व्हाट हैपेंस, सो द कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो आपके बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा, ये आपके RBC के साथ बाइंड हो जाता है. ओके, क्या हो जाता है, आपके RBC के साथ बाइंड हो जाता है. एंड ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड बोलते हैं. इसे हम बोलेंगे बेटा इम्प्योर ब्लड, और हम और बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, या हम बायोलॉजिकली टर्म में इसको बोलते हैं बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, इम्प्योर ब्लड को बेटा आप क्या बोल सकते हैं, या आप इम्प्योर ब्लड बोलिए, कार्बन रिच ब्लड बोलिए, या आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलिए. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप जनरली बायोलॉजी में यही टर्म हम यूज करते हैं. एंड बेटा अब हम समझते हैं कि अगर आपके पास एक ब्लड सेल है, अब क्या करेगा, आपके पास इम्प्योर ब्लड आपके राइट हैंड चैम्बर में आएगा. पहले कहाँ पे आएगा, मैं पहले एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताती हूँ कि लंग्स में आपका ब्लड जा क्यों रहा है. अब क्या होता है, जब आप रेस्पायर करते हैं या इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है बेटा वो कहाँ जाता है, आपके लंग्स में जाता है. लंग्स में वहां पे बेटा स्टोर होता रहता है. उसके बाद लंग्स में क्या होता है, आपके हार्ट से जो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो आपके लंग में जाता है. लंग में क्या होता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके RBC या आपके रेड ब्लड सेल से बाइंड है, ये क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा. एंड जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है जो कि आपके लंग के पास है, वो आपके RBC के साथ बाइंड हो जाएगा. अब ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड.
हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड। ओके, आई होप आपको बहुत इजिली वे में बहुत समझ में आ गया होगा। ओके, सो व्हाट हैपेंस, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड चैम्बर हार्ट होता है उसमें आपके लोअर बॉडी से, दैट इज योर इंफीरियर वेना केवा जो है, इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, ये जो इंफीरियर वेना केवा है इसके थ्रू बेटा क्या होता है आपकी बॉडी में, जो आपके वेन्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे बेटा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि वेन्स का काम क्या होता है, आपके बॉडीज में जो भी इम्प्योर ब्लड होते हैं उसको पूरे बॉडी से आपके हार्ट तक लेके आने का काम आपका किसका होता है, वेन्स का होता है। तो वेन क्या करेगा बेटा, इंफीरियर वेना केवा से आपके लोअर बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा, और सुपीरियर वेना केवा से यहाँ से बेटा आपके जो भी अपर बॉडी पार्ट में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा। अब ये क्या करेंगे, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएंगे तो वो सबसे पहले कहाँ एंटर करेंगे बेटा, सबसे पहले वो जाते हैं आपके राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड उस ब्लड को क्या करता है, पंप करता है इन द राइट वेंट्रिकल। ओके, समझ में आया। सबसे पहले आपके सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है, ये बेटा इम्प्योर ब्लड है। ओके, अब ये कहाँ आ जाएगा, ये राइट एट्रियम में आ जाएगा, और राइट एट्रियम क्या करेगा, जो आपके वाल्व्स हैं, ये जो वॉल है, जो कार्डियक मसल्स है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि ये राइट एट्रियम से ब्लड को इजिली फ्लो कर सकते हैं आपके राइट वेंट्रिकल में। अब क्या करेंगे, ये जो आपके ट्राइकप्सिड वॉल्व्स है ना, जो ये सेप्टम है, ये ओपन हो जाएगा एंड राइट एट्रियम जो है वो कार्डियक मसल्स उसके कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उस ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा इन राइट वेंट्रिकल। ओके, अब आपका राइट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि उसने ब्लड को पंप कर दिया इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब क्या करेगा बेटा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस ब्लड को फ्लो करेगा आपका पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, पल्मोनरी आर्टरी में क्या कर देगा बेटा, पंप कर देगा। यहाँ पे ये जो आपका वॉल्व दिख रहा है जिसमें मैंने आपको बोला था पल्मोनरी वॉल्व, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा एंड ब्लड फ्लो हो के चला जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरी। बेटा पल्मोनरी का मतलब होता है लंग। ओके, जैसे बायोलॉजी में हम हार्ट को कार्डियक बोलते हैं, सिमिलर वे में आपके लंग को हम पल्मोनरी बोलते हैं। अब यहाँ पे बेटा आपका काम आता है लंग्स का। लंग क्या करेंगे बेटा, अब लंग के पास गया, लंग्स में क्या होगा, आपका जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, प्योरीफाई होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपके आरबीसी के साथ बाउंड है वो रिलीज हो जाएंगे, और जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड सेल्स के साथ बाउंड हो जाएंगे। जब ये प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो जाता है बेटा, देन अगेन आपका ये पल्मोनरी आर्टरी से आपके हार्ट में गया था, अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, क्योंकि अब आपका ये प्योर ब्लड हो चुका है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बाइंड हो गया, अब पल्मोनरी वेन से बेटा ये कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगा, उस ब्लड को बेटा पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस जो प्योर ब्लड है इसको आपके आयोटिक वाल्व के थ्रू आयोटा में भेज देगा, एंड फाइनली आयोटा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ द ब्लड गेट्स प्योरीफाई। ओके, सो यहाँ पे एक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरे में पंप करता है, उसके बाद जब दूसरा पंप कर देता है तो पहला क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है, कंटिन्यूएशन, ये साइकिल आपका रिपीट होता रहता है। एंड आपकी बॉडी 72 टाइम्स क्या करती है बेटा, हार्ट बीट आपने जानते हैं ना, हार्ट बीट करती रहती है 72 टाइम्स पर मिनट। ओके, सो अब क्या होता है, अगर मैं इसको फ्लो चार्ट से समझाऊं तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, आपका वेना केवा आ जाता है। ओके, सबसे पहले आएगा बेटा वेना केवा, सुपीरियर, एंड यहाँ पे एस एन आर एफ आई का मतलब है वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर। देन कहा जाएगा, देन बेटा आप आ जाइए राइट एट्रियम में। राइट में शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ। ओके, राइट एट्रियम, फिर क्या हो जाएगा, अब राइट एट्रियम क्या हो जाएगा बेटा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये आपको समझना है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो वो पंप कर पाएगा राइट वेंट्रिकल में। अगर आपको एक बॉल थ्रो करना हो
तो आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि आपका जो बॉल है वो बहुत दूर जाके गिरे। सो सिमिलर वे में अगर आपके हार्ट को अगर ब्लड एक चेंबर से दूसरे चेंबर में पंप करना होगा तो क्या इसको उसको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। जितना ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा उतने इजिली वे में वो क्या होगा, वाल्व ओपन होगा एंड आपका जो ब्लड पंप करना है वो बहुत इजी वे में दूसरे चैम्बर में चला जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन नहीं लिख रही हूँ, आप जब फ्लो चार्ट बनाएगा तो वहां पे वो पूरी डिटेल में लिखिएगा। राइट एट्रियम में जाने के बाद बेटा आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से बेटा आपका जाता है आप पल्मोनरी वेन्स। ओके, पल्मोनरी वेन से अब क्या होगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से बेटा प्योरीफाई होगा लंग में। अब आ जाइए पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन से बेटा आपका आता है लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आपका आएगा, अब बेटा लेफ्ट एट्रियम के बाद आपका आ जाएगा आयोटिक वाल्व या आयोटा। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द सर्कुलेशन और दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ योर हार्ट। ओके, सो यहाँ पे आपके 4 चैम्बर का रोल होता है। ओके, कमिंग टू अ पॉइंट, एक एक्सेप्शन बताती हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में जब मैं डिस्कस कर रही थी कि ब्लड आपके हार्ट के क्या क्या बेसिक सर्कुलेशन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था आपके ब्लड, देन आर्टरीज, देन वेन्स, देन कैपिलरीज। ओके, मैंने बताया था कि जो आर्टरी होता है वो आपकी बॉडी से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ये डेफिनेशन था आपकी आर्टरीज का, द नेटवर्क ऑफ योर ब्लड विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू योर रेस्ट ऑफ द बॉडी, बताया था। बट देयर इज एक्सेप्शन, जो पल्मोनरी आर्टरी होता है बेटा ये एक एक्सेप्शन है कि ये आपका हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाता है, जो कि एक यूनिफॉर्म इम्प्योर फॉर्म ऑफ योर ब्लड होता है। सो बेसिकली आपके पल्मोनरी आर्टरीज का काम होता है कि प्योर ब्लड को आपके बॉडी में सर्कुलेट करना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी आपका क्या कर रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड है उसे आपके हार्ट तक ले जाने का काम कर रहा है। राइट, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पल्मोनरी आर्टरी कम्स अंडर द एक्सेप्शन। ओके, देन अब हम आते हैं मेरे पहले क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन ये था बेटा कि डबल सर्कुलेशन, अगर आप ध्यान देंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन या पंप होने के लिए, उसे प्योरीफाई करने के लिए आपके पास हार्ट एंड लंग, दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट दिस purification process of your blood. So this is how first your blood is going into the heart, the two chamber of your heart, then it is going then it is going into your lungs where the deoxygenated blood is getting purified in the presence of oxygen, and then again it is coming back into your heart, and then heart is pumping through the aorta to your all over the body. Okay, so here just your heart is not working, along with your heart even the cycle is going to complete through the utilization of your lung. So this is the reason that आपका सर्कुलेशन लंग्स एंड 2 बार आपकी सर्कुलेशन हो रही है और इसमें लंग्स का भी आपका रोल बहुत ज्यादा वाइटल है। दैट इज द रीजन दैट ह्यूमन बीइंग्स फॉलो द डबल सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन। ओके, आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन। ओके, देन एक बार हम थोड़ा सा, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप देखोगे मैंने इसीलिए ये यहाँ पे लगा रखा था ताकि मैं कंपेयर करके आपको और ज्यादा इजी वे में समझा सकूं। तो देखा बेटा क्या होता है, ये देखो बेटा, दिस इज योर हार्ट। ओके, आपका हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ योर हियर। ओके, बट थोड़ा टिल्टेड होता है आपके लेफ्ट हैंड के साइड, थोड़ा ज्यादा टिल्टेड होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइट हम उसको बोलते हैं कि आपका जो हार्ट है वो लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, मिडल में प्रेजेंट होता है, बट वो थोड़ा टिल्टेड हो जाता है लेफ्ट की साइड में, तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं कि योर हार्ट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। ओके, सो हियर देखो बेटा, ये क्या है, दिस इज द वेन। ओके, ये वेन है और ये क्या है बेटा, दिस इज द आर्टरीज, और यहाँ पे ब्लड कहाँ जा रहा है आपके पास, दिस इज योर लंग्स। ओके, ये बेटा योर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और देन आपके पास है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वेना केवा। बेटा यहाँ पे आपको सुपीरियर और इंफीरियर
यहाँ से आपको पता चलेगा दिस इज सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी क्लीन दिस। हियर वी आर हैविंग सुपीरियर वेना केवा, inferior vena cava, right atrium, right ventricle, this is tricuspid valve, okay, then left atrium, left ventricle, okay, then coming to the this is the aorta जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, एंड यहाँ पे आर्टरियम राइट हैंड साइड के वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड कहाँ जाता है बेटा, ब्लड जाता है आपके पल्मोनरी आर्टरी से होके लंग के पास। लंग में आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, एंड फिर ये ब्लड आपका क्या होता है, पल्मोनरी वेन से आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, एंड फाइनली आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। समझ में आया? तो ये एक्चुअली में ये बहुत एक सिंपल फॉर्म है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है डायग्राम, तो ट्राई टू practice this diagram. Even if you're drawing this exam under your exam under this question in your exam, you will score the full marks. Okay, बहुत easy है। आप एक दो बार वीडियो को स्लो मोशन में देखेंगे ना बेटा, तो आप इजी वे में समझ पाएंगे। ओके, देन हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, amphibians and reptiles and the fishes. So the question arises, क्या सारे एनिमल, सारे मैमल्स में जो हार्ट चेम्बर होते हैं, जो सर्कुलेशन मोड होता है, वो क्या सिमिलर होता है? So the question is no. All the animals are having different number of the chamber in their body. Okay, so first the heart in the mammals. We are the human beings are the mammals. Okay, we are one of the example of mammals. So mammals and birds have four chambers, and the right and the left side of the heart is separated by septum. ओके, जो बीच में दोनों चैम्बर को आपको डिवाइड कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज अ सेप्टम, ताकि आपका ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी कोलैप्स ना हो। उसके बाद दिस प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्रोवाइड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ योर ऑक्सीजन। This is necessary because they need more energy to maintain their body temperature. Okay, so यहाँ पे क्या है कि जो आपका मैमल एंड बर्ड्स होते हैं, हम दोनों में क्या होते हैं बेटा, आपके फोर चैम्बर हार्ट होते हैं, एंड आपके दो यहाँ पे राइट हैंड साइड में दो चैम्बर हार्ट हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दो चैम्बर हार्ट है। दोनों के बीच में जो सेप्टम है बेटा, जो डिवीजन है, जो दोनों को अलग अलग कर रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा क्यों हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर्ड है, बनी हुई है? सो द थिंग इज कि एक साइड में आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूसरे साइड में आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमें कभी भी दोनों को मिक्स करने नहीं देना है। ओके, अगर मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में अचानक से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हमें ब्रीदिंग इशू हो सकता है। तो एंड ऐसा क्यों होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी बॉडी को एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे ब्लड का हमारी ऑक्सीजन से हमारे टेम्परेचर का क्या लेना देना है बेटा? ऑक्सीजन ही आपकी बॉडी में जाके सारी बायोलॉजिकली एक्टिविटी करता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो कैसे बिल्डअप होगा, जो एटीपी है वो कैसे बनेगा? देन हार्ट इन एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स। अब जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं, दे आर हैविंग द थ्री चैम्बर हार्ट and which allows some mixing of your oxygenated and deoxygenated blood because they do not use energy to maintain their body temperature. Their body temperature is the same as the temperature of the surroundings. Okay, बेटा जो आपके amphibians and reptiles होते हैं, आपकी बॉडी में फोर चैम्बर हार्ट है, आपके दोनों साइड के चैम्बर हार्ट चैम्बर के बीच में जो डिवीजन है वो सेप्टम है, ताकि आपकी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो, ताकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। ओके, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एम्फीबिया एंड योर रेप्टाइल्स, इनकी बॉडी में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एंड इनकी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स होते रहते हैं। अब इनकी बॉडी क्यों ऐसी है बेटा? क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी का कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता है। दे आर कॉल्ड एज पोकिलोथर्म्स और पोकिलोथर्मिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स which can change their body or can adjust their body temperature according to their surroundings. That is the reason they do not have any kind of septum between both side of their heart chambers. Okay, then finally we are having the heart in the fishes. So fish is just having the two chambered heart and the blood is oxygenated in the gills. आपको पता है कि we humans being respired through our lungs. Okay,
मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस सब लंग्स के थ्रू करते हैं, बट जो आपकी फिशेज होती हैं डू नॉट कंटेन द लंग्स बट इंस्टेड दे आर हैविंग द गिल्स। तो उनकी बॉडी में क्या होता है बेटा, टू चैम्बर हार्ट होता है, एंड जो उनका ब्लड ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, उनका गिल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, वो जैसे ओपन होता है उसमें वाटर का पास होता है, पैसेज होता है, एंड वो जो भी उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है वो उनके ब्लड के साथ बाइंड हो जाता है। सो दिस इज हाउ देयर इम्प्योर ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड। ओके, सो आपको यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस, आई विल रिकमेंड यू टू प्रिपेयर अ चार्ट, बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ओके, कि जैसे मैमल्स एंड एनिमल्स आर हैविंग 3 chambered heart, 4 chambered heart, then amphibians and reptiles are having 3 chambered heart, fishes are having 2 chambered heart। आप क्या करो, एक कॉलम में एनिमल के नाम लिख लो और दूसरे कॉलम में chambered heart and how the oxygenation and deoxygenation taking place। okay, then here by this end of this topic, that is the transportation and about the heart I have all about discussed. So here mammals is having 4 chamber heart, and why, what is the reason behind having a animal 4 chamber heart is that it avoids the mixing of your deoxygenated blood with the oxygenated blood। okay, so and the amphibians and reptiles are having only 3 chambers heart, chamber of heart। so here what happens बेटा, आपके जो amphibians and reptiles हैं उनकी बॉडी में, जैसे आपके, अगर आपको नहीं आता है कि मैम एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है, तो बेटा आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके एम्फीबियंस में ऐसे एनिमल्स आते हैं लाइक फ्रॉग, ओके, जो आपके पानी एंड लैंड दोनों पे रह सकते हैं। उसके बाद आपके रेप्टाइल्स की बात करूँ तो आपके एलिगेटर्स हो गए, ओके, सो क्रोकोडाइल हो गया, ये सब आपके रेप्टाइल्स होते हैं। तो इनकी बॉडी में सिर्फ 3 चैम्बर हार्ट होती है, एंड 3 चैम्बर हार्ट अगर है बेटा तो इनके बीच जो अब उनका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देयर इज लिटिल मिक्सिंग बिटवीन द बोथ द योर टाइप ऑफ द ब्लड। लेकिन ह्यूमन मैमल्स में ऐसा नहीं था बेटा। उसके बाद में फिश पे आ जाती हूँ। फिश में सिर्फ 2 चैम्बर ही हार्ट होते हैं, एंड उनमें जो ऑक्सीजनेशन जो मिलता है उनकी बॉडी को, वो उनकी जो ब्लड को ऑक्सीजन कैसे मिलता है बेटा, गिल्स के थ्रू मिलता है। ओके, वी ह्यूमन बीइंग्स एंड रेप्टिलियंस एंड द एम्फीबियंस दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ द गिल्स। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जैसे एनिमल जैसे जिसकी अडेप्टेबिलिटी हुई है उनकी वैसी बॉडी में चैम्बर्स ऑफ हार्ट है, और उनका फंक्शंस भी उनके अकॉर्डिंग होता है बेटा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन in plants। okay, so what do you understand by the transportation of what? the question is ma'am transportation, जैसे आपने एनिमल में पढ़ लिया, आपने हार्ट के बारे में पढ़ लिया, सर्कुलेशन पूरा पढ़ लिया आपने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सब पढ़ लिया आपने। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट में क्या हार्ट तो होता ही नहीं है, फिर ट्रांसपोर्टेशन हम किस चीज का करें? ना उनमें ब्लड होता है ना उनमें हार्ट होता है। सो ऐसे क्या चीजें जिसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन दिमाग में क्लिक हो रहा होगा कि जब इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन ओनली, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स देखा, नाउ वी आर लुकिंग इनटू द टॉपिक दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सो बेटा आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब यहाँ पे आप वाटर, मिनरल्स का एंड फूड का, दैट इज द फॉर्म ऑफ योर एनर्जी प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। सो जो आपका प्लांट बॉडी होता है, वो जो रूट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं your water molecules and the minerals to the rest of the upper body of a plant। okay, and आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके लीफ में प्रेजेंट होता है, राइट। सो लीफ में क्या होता है बेटा? जब सनलाइट के एक्सपोजर होती है लीफ पे, तो क्या होता है बेटा? आपका CO2 प्लस H2O gets converted into the C6H12 and O6, where it also gives the byproduct of oxygen and the few molecules of your water molecule। सो हियर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका C6H12 and O6, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर फोटोसिंथेसिस, जिससे आप, दैट इज अ फॉर्म ऑफ फूड विच योर प्लांट कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ओके, जैसे हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी बनता है, सिमिलर वे प्लांट भी अपना खाना खुद बना सकता है। सो व्हाट हैपेंस बेटा, अब खाना बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कुछ तो मटेरियल चाहिए जिसकी वजह से आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा वाटर एंड मिनरल्स। अब कैसे आएगा बेटा? देखिए, अगर मैं आपको एक डायग्राम के बेसिस, सी आई हैव, वी आर हैविंग दिस डायग्राम, मैं आपको इस डायग्राम के बेसिस पे बहुत इजी वे में समझाती हूँ। ओके, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी ताकि आपको ऐसे क्विक समझ में आ जाए। देखो बेटा,
आपको दो चीजें याद रखनी है, पहले तो याद रखिए आप जाइलम, देन हम आ जाते हैं बेटा फ्लोएम। आपकी बॉडी में हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, ओके। बट प्लांट बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, उनकी बॉडी में जो भी है वो सेल्स हैं, जो भी है वो टिश्यूज हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है बेटा कि जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट बॉडी में तो क्या होता है, यहाँ पे होता है, मैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिख देती हूँ, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या देता है बेटा, C6H12 एंड O6 प्लस O2 प्लस H2O, ओके। आप सबने ये जरूर पढ़ा होगा, 6 से हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि अच्छा दिस इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब वी आवर प्लांट इज मोर इंटरेस्टेड इनटू स्टार्च, या आप इसको फूड कह लीजिए, ग्लूकोज कह लीजिए, या आप एनर्जी भी कह लीजिए, ओके। सो व्हाट हैपेंस बेटा, आपको ये फूड चाहिए, ये एनर्जी चाहिए प्लांट को, इस एनर्जी को बनाने के लिए आपको क्या, जैसे आप केमिस्ट्री में रिएक्टेंट पढ़ते हैं, एंजाइम डालते हैं, कैटालिस्ट डालते हैं, फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट है और द विच इज द कंपोनेंट टू प्रिपेयर योर स्टार्च और एनर्जी यू रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कहाँ से आते हैं। अब यहाँ पे, अब बेटा यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। आपका जो रूट होता है, ये प्लांट का रूट है बेटा, ये सॉइल है पूरा, सॉइल में क्या प्रेजेंट है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस मिनरल्स। अब आपका जो जाइलम होता है वो आपके रूट्स की तरफ प्रेजेंट होता है, रूट की तरफ नहीं प्रेजेंट होता, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। बट जाइलम का काम क्या होता है बेटा, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स है इनको अपर बॉडी या लीफ तक ले जाने का काम करते हैं, ओके। आई विल रिपीट इट वन मोर टाइम, लिसन। जो आपका जाइलम है बेटा वो क्या करता है, इट वर्क्स एज ट्रांसपोर्टिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स अलोंग विद द मिनरल्स टू द लीफ। क्यों भेजना है हमें, ताकि हमारे पास ये स्टार्च बन पाए, एनर्जी बन पाए। एक बार एनर्जी फोटोसिंथेसिस हो गया, लीफ में फोटोसिंथेसिस हो गया, आपके पास स्टार्च आ गया। अब आपके पास जो फ्लोएम है, फ्लोएम एक तरीके का टिश्यू होता है। अब ये क्या करेगा बेटा, जो स्टार्च बना है उसे पूरी लोअर बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ताकि बॉडी के हर पार्ट के आपको क्या मिल सके बेटा, एनर्जी मिल सके, ओके। तो आपका जो जाइलम होता है इसका रोल क्या होता है बेटा, जाइलम का काम होता है, पहले हम फ्लोएम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल मूव टू phloem. So here in plants, transportation of materials like food, waters and minerals takes place through the conducting tissues called xylem and phloem. प्लांट बॉडी में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं बेटा, इनको आप कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं या वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। वाई कंडक्टिंग, बिकॉज दे कंडक्ट द मिनरल्स और द न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर और रेस्ट part of the plant. That's why we call xylem and phloem as a conducting tissue. Now coming to the definition of xylem. Xylem transports water, minerals from root to all other part of the plant. It consists of xylem vessels, tracheids. Okay, आपको याद रखना है बेटा। अब ये आपके जाइलम बने कैसे होते हैं बेटा, ये एक ट्रैकाइड है, ओके, ये ट्रैकाइड है एंड ये आपका आ जाता है वेसल्स, जाइलम वेसल्स भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वेसल एलिमेंट। ये दोनों मिलके जब ये आप इसको अटैच करते हैं, मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ, आप जब इसको अटैच कर दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा जाइलम। ये आपके प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है बेटा, ये नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है, फ्लोएम ऊपर से नीचे ले जाने का काम करता है, ओके। And water and minerals enter the roots by diffusion. Then due to the transpiration, the suction force helps in the upward movement of water and your minerals. तो हमेशा याद रखो, जब पहले तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करिए, उसके बाद आप
जब आप जाइलम के बारे में बात करें तो बेटा आपको अपवर्ड डायरेक्शन में एरो को दिखाना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि रूट से वाटर एंड मिनरल्स लीफ तक जा रहा है। और हमेशा याद रखिए कि आपका जो जाइलम होता है वो बेटा जाइलम वेसल एंड ट्रैकाइड्स का बना होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो मूविंग फर्दर, अब आते हैं बेटा हम आपके फ्लोएम पे। अब मैंने आपको बताया, विल फर्स्ट लुक एट द डेफिनेशन। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द food from the leaves to the other parts of the plants. मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। The process is called translocation. The phloem consists of seed tube and companion cells. Food from leaves is transferred to the xylem by the energy of ATP molecules. Due to the osmotic pressure, water enters phloem and helps transport of food. क्या समझ में आया बेटा? जो फ्लोएम होता है, पहले तो आपको पढ़ना है, जो फ्लोएम होता है वो आपका ये सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल से मिलके बना होता है। जाइलम वेसल एंड ट्रैकाइड्स का बना होता है बेटा। ये जाइलम वेसल्स हैं, दीज आर योर ट्रैकाइड्स, ये दोनों मिलके आपके जाइलम बनाते हैं। अगर मैं फ्लोएम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो दिस आर द कंपेनियन सेल एंड ये आपका क्या हो गया, स्यू प्लीट या स्यू ट्यूब हो गया। एंड ये दोनों आपको क्या बना के देते हैं बेटा, फ्लोएम बना के देते हैं। एंड आपका जो फ्लोएम होता है उसका काम होता है कि लीफ में एक बार आपका ग्लूकोज बन गया, स्टार्च बन गया, उसको एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा बेटा। आपकी बॉडी में एनर्जी को एटीपी कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, अब आपने कुछ भी खाया वो आपकी बॉडी में गया तो वो ऐसा नहीं कि ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगा, नहीं बेटा, इट विल बी गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू द मॉलिक्यूलर फॉर्म। देन आपकी बॉडी क्या करेगी, उस मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके फिर आपकी बॉडी में बनाती है एनर्जी। एंड वो एनर्जी आपके कौन से फॉर्म में होता है, एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बार वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ये काम कौन करता है बेटा, ये काम करता है आपका फ्लोएम। ओके, विल मूव नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन। आपका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे खत्म होता है, अब हम एक्सक्रीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अब आपका एक्सक्रीशन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस अमंग ऑल। ओके, अब एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो आप बॉडी से निकालना चाहिए टू रिमूव समथिंग। ओके, सो हियर विल फर्स्ट लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इट। Excretion is the process by which the waste product produced during metabolic activities is removed from the body. आपकी बॉडीज में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। लिसन, मैंने सेम चीज आपको आई थिंक इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत एक रिव्यू दिया था कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एंड हमने अपनी बॉडी से कोई चीज बाहर एक्सक्रीट करने की जरूरत क्या है, रिमूव करने की जरूरत क्या है, थ्रो करने की जरूरत क्या है, ओके, एक्सक्रीट आउट करने की जरूरत क्या है। बेटा देखो, अगर आपकी lots of activities are going on and inside your body, lots of biochemical metabolic activities are going in your body. So what happens, along with the product we are desired about, along with that also we are getting the byproduct. Okay, those byproduct is actually not needed for your body. There is no requirement of that byproduct. Like ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है जो फोटोसिंथेसिस में, अब वो ऑक्सीजन वो एक बाई प्रोडक्ट है, प्लांट को जरूरत नहीं है, बट वी ह्यूमन रिक्वायर दैट। तो वो बाई प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर द ऑक्सीजन सोर्स। सो आपकी बॉडीज में बहुत सारे गैसेस जनरेट होते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ योर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ओनली, जो उनके बाई प्रोडक्ट होते हैं। सो हमें क्या करना है बेटा, वो गैसेस नहीं हो सकते, वो कोई मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, राइट? वो आपकी बॉडी अलग अलग फॉर्म में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करती है। जैसे आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉलिड नाइट्रोजनस वेस्ट होता है या स्टूल बोल सकते हैं, जो आप बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हो। यूरिन हो गया बेटा, आपकी बॉडी से आपके टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए कभी कभी क्या होता है, अगर सॉल्ट का मात्रा ज्यादा हो गया तो आपकी बॉडी क्या करती है, उस आयन को बैलेंस करने के लिए स्वेटिंग करती है। सो आपकी बॉडी में सिर्फ क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, एक बैलेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए, या आप एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल आप फॉलो कर सके, इसलिए आपको क्या करना होता है, आपकी बॉडी को बहुत सारे
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करानी होती है, बहुत सारी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेसेस आपकी बॉडी में होती रहती है, जिसमें से एक्सक्रीशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज अमंग ऑल। सो क्या होता है कि इसमें आपकी बॉडी में जो भी बाय प्रोडक्ट बन रहा है उसे आपकी बॉडी क्या करेगी बेटा, रिमूव कर देगी, स्क्रीट कर देगी। स्क्रीट का मतलब तो टू थ्रो आउट द अनडिजायर्ड प्रोडक्ट और द वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ योर बॉडी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी में होता है, बिल्कुल नहीं, ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, ये आपके प्लांट बॉडी में भी होता है, हम एनिमल्स में तो खैर होता ही होता है। बट द थिंग इज कि हमारी बॉडी में क्या है ना बेटा, हर चीज के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए पूरी प्रॉपर एक चैनलाइज्ड प्रोसेस होता है। आपके पास हार्ट है तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आपके पास लंग है तो आपके पास रेस्पिरेशन हो रहा है, आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है या एलिमेंट्री कैनाल है तो पूरा प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है। सो सिमिलर वे में ह्यूमन बॉडी में क्या है कि हर चीजें बहुत ज्यादा चैनलाइज्ड है, बट जब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो उनमें इतनी चैनलाइज्ड नहीं है, उनकी बॉडी में चीजें बहुत रैंडम है। प्लांट बॉडी की भी बात करूं बेटा, हमसे सिंपल प्लांट हमसे हमारी बॉडी से ज्यादा सिंपल है, बट इवन दे आर हैविंग अ चैनलाइज सिस्टम कि उनकी बॉडी को कैसे एक्सक्रीट करना है, कैसे डाइजेशन करना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है। सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पहले एनिमल में डिस्कस करेंगे, फिर आपके यूनिसेलुलर एंड प्लांट अदर्स आएंगे। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म the waste products are removed from the cell into the surrounding by diffusion। अब आपको डिफ्यूजन पढ़ा है बेटा, आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ लिया है, आपने बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। अगर आपको नहीं आता है तो यू कैन ड्रॉप मी इन माय कमेंट सेक्शन सो आई कैन रीड एंड एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट क्लास। सो हियर व्हाट हैपेंस, जो भी आपकी यूनिसेलुलर, इनकी बॉडी में बहुत सिंपल है, आपकी बॉडी की तरह किडनी विडनी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए कि सिंपल सा है, कुछ भी वेस्ट हुआ बॉडी से बाहर थ्रो कर दो। यूनिसेलुलर एक सेल की तो पूरी बॉडी है, जो भी फेंकना है एक मेम्ब्रेन के पास जाएंगे, अपने मेम्ब्रेन को बोलेंगे भाई इसको फेंक दो, अभी वो क्या करेगा, एक पाउच बनाएगा एंड इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी। आप अमीबा का एग्जांपल ले लो बेटा, या पैरामिशम का एग्जांपल ले लो, किसी बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लो, बहुत सिंपल होता है उनमें, कितना इजी है। But when it comes to the plant and animals, it is quite complex। अब हम आते हैं इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। मैं आपको बता रही थी बेटा, अगर मैं बात करती हूँ मल्टीसेलुलर की, मल्टीसेलुलर में आप क्या क्या आते हैं बेटा, आपके प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, आपके बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, ये सारे आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन करने के लिए आपकी बॉडी में अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। सो अब हम आते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो कौन से ऑर्गन है या चैनल है जो आपको हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। बेटा अब देखिए, एक्सक्रीशन जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हिट करना चाहिए कि मैम हम अपनी बॉडी से जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ रहे हैं, वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन हुआ। यस बेटा, वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन ही हुआ, बट वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी तो हो रहा है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर जा रहा है तो यहाँ पे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी तो आके बाइंड कर रहा है, वो भी एक तरीके का आपका क्या है बेटा, एक्सक्रीशन ही है। बट हमारे पास अगर मैं बात करूं प्रॉपर एक एक्सक्रीशन चैनल की, सो वो होता है आपका किडनी। ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स आर हैविंग, वी आर हैविंग वन पेयर ऑफ किडनी, ओके, 2 इन नंबर एंड 1 इन पेयर, जो कि किडनी शेप के होते हैं। एंड उनका रोल क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है बेटा, ब्लड को फिल्टर जब हम करते हैं, जब आप वॉशरूम जाते हैं यूरिनेशन के लिए, दैट यूरिन जो हमें मिलता है वो फिल्टर होके कहाँ से आता है, आपके किडनी से आता है। किडनी अगर फिल्टर नहीं करेगा तो आपको यूरिन, आपकी बॉडी में यूरिन आएगा ही नहीं। आपकी ब्लड, आपकी बॉडीज में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो जा रहे हैं आपके ब्लड में फ्लो कर रहे हैं। अब आपके बेटा एनिमल में प्रॉपर एक चैनल होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, ओके। प्लांट में अलग मैकेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन का अलग मैकेनिज्म होता है। अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट द एनिमल्स, सो नॉट इवन एनिमल्स, इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, सो देयर इज अ प्रॉपर चैनल। आप लोगों ने किडनी के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे आपको पता है कि जो नाइट्रोजनस, जो सॉलिड वेस्ट, नाइट्रोजनस सॉलिड वेस्ट होता है वो हमें पता है कि वो डाइजेशन के थ्रू आता है, लेकिन अगर मैं यूरिन की बात करूँ तो क्या वो भी आपके हार्ट में फिल्टर हो रहा है? सो द आंसर इज नो, ओके। अब यहाँ पे आपका रोल आता है किडनी का। किडनी का काम क्या होता है बेटा, किडनी का काम होता है आपके ब्लड को फिल्टर करना। अगर ब्लड को हमारा किडनी फिल्टर कर रहा है तो फिर हमारे जो ब्लड से हार्ट पंप, जो हमारे हार्ट से जो ब्लड पंप होके जो लंग्स में जा रहा है, फिर वो भी तो एक तरीके का आपका
फिल्टरेशन ही हुआ। बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, मैंने आई हैव ऑब्जर्व दिस। सो इस क्लास के बाद आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, आपका जो कंसेप्ट है ये एक्सक्रीटरी का या ट्रांसपोर्टेशन का, ये सर्कुलेशन का, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस क्लास में मैं पूरा आपको क्लियर करके देती हूँ। सो बेटा, अगर मैं ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ तो वी आर हैविंग टू इन नंबर एंड वन इन पेयर ऑफ द किडनी। ओके, आपको पता है हमारे पास दो, वन पेयर ऑफ द किडनी प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड देयर इज अ ट्यूब कनेक्टेड टू बोथ ऑफ द किडनीज दैट इज कॉल्ड एज यूरेटर। Okay, and this ureter continues in a bladder or in a bag which is called as urinary bladder, and finally it ends with the urethra. So basically क्या होता है, किडनी में बेटा जो होता है वो आपका जो ब्लड, किडनी में जो आपका फिल्टरेशन होता है ब्लड का, उसके बाद फिल्टरेशन होने के बाद वॉट एवर द वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड, इट पासिस टू योर यूरेटर। यूरेटर के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट होके क्या रहता है बेटा, स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब आपको प्रेशर बनती है तो आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं। दिस इज व्हाट द प्रोसीजर excretory system called. But which are the mechanism, what is the unit of your kidney, हम ये जानने वाले हैं। So first we'll look at the definition of excretory system, okay, or the excretion. So the excretory system consists of a pair of kidney, okay, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. Each kidney has a number of excretory units called nephrons. Okay, जैसे आपकी बॉडी का जो सिंपलेस्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज योर बेटा सेल, सिंपल। ब्रेन का आपका अगर मैं पूछूं व्हाट इज द यूनिट, देन इट इज, द आंसर शुड बी योर नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ओके, सिमिलर वे में अगर मैं किडनी की बात करती हूँ तो किडनी को हम नेफ्रॉन भी बोलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें नेफ्रोटिक सेल्स होते हैं। सो आपके किडनी नेफ्रॉन से बने होते हैं, इसलिए हम किडनी को नेफ्रॉन्स बोलते हैं, या इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो बेटा क्या होता है आपका, नेफ्रॉन्स होता है। नाउ अब हम बेटा अब देखते हैं हम कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है एंड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हाउ दे आर कनेक्टेड एंड हाउ दे आर डिफरेंशिएटेड। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। जब ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बॉडी में वेन्स होते हैं वो आपकी बॉडी से, पूरी बॉडी से क्या करते हैं बेटा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब ऐसे आरबीसी जिसके साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड किया है, वो आपके हार्ट में जाता है। पहले कहाँ जाता है बेटा, पहले जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, देन आपके जाता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता था, लंग्स के में आपके एल्वेलार सैक होते थे, एल्वेलाई होता था। एल्वेलाई में क्या करते थे कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता था वो रिलीज आउट हो जाता था, जो ऑक्सीजन होता था वो आपके आरबीसी से बाइंड हो जाता था, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, फिल्टरेशन और ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। ये गैसियस एक्सचेंज होता है, दिस इज नॉट द फिल्टरेशन बेटा। फिल्टरेशन का मतलब है कि जो आपके ब्लड में जो भी आपके वेस्ट है, यूरिया है, सॉल्ट्स है, एक्सेस सॉल्ट है, एक्सेस वाटर है, जब उसको हम फिल्टर करेंगे दैट विल बी नोन एज अ फिल्टरेशन। तो लंग्स में तो सिर्फ आपका फिल्टरेशन का काम हो रहा है, हार्ट तो सिर्फ आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट सर्कुलेट करने का काम होता है, हार्ट का कोई फिल्टरेशन का काम नहीं बेटा। लंग का काम होता है गैस को एक्सचेंज करना। इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो जाता है और आपका ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद इट अगेन कम्स बैक टू योर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, और उसके बाद आपके आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। यहां तक आप सबको याद है, राइट? अब इसके बाद some few amount of the blood comes through the aorta। अब कहां से आता है, वो आपके रीनल आर्टरी से आता है बेटा। किडनी को ही हम रीनल आर्टरी, उसमें जो सेल्स होते हैं उसको हम नेफ्रोटिक सेल्स बोलते हैं, और किडनी को हम रीनल बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में। ओके, सो कंफ्यूज मत होना, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा यहाँ पे हम ब्लड रीनल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम रीनल आर्टरी बोलेंगे। क्यों? बिकॉज दिस आर्टरी इज कनेक्टेड टू आवर किडनी। सो व्हाट हैपेंस, जब आपके ब्लड में, अब आपको इस फिल्टरेशन को कनेक्ट कर रहा है आपके आयोटा से, जो अब फिल्टर ब्लड हो गया है, जो आपके आयोटा में ब्लड फिल्टर हो, जो लंग्स में जो आपका ब्लड फिल्टर हुआ है, जो वापस से हार्ट में पंप हो गया है, और वही ब्लड वापस से पंप होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। कुछ अमाउंट ऑफ द ब्लड आपके कहाँ पे आएगा बेटा, रीनल आर्टरी में आएगा। ओके, ये आप देख रहे हो बेटा, ये आयोटा है और ये आपका क्या है, रीनल आर्टरी है।
यहां तक समझ में आया आपको? अब रीनल आर्टरी में वंस किडनी obtains that blood, oxygenated blood, what is the mechanism which is goes through for the filtration of the blood? We will look at that. Okay, so अगर मैं ये आप डायग्राम देख लीजिए बेटा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये है आपका रीनल आर्टरी। अब क्या होता है, ये है आपका आयोटा, ये आपकी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के पास बेटा ये ग्लोमेरुलस है। ओके, आप इसे याद रखिए, ग्लोमेरुलस है और इसे हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा। दो तरीके के ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है और ये होता है लूप ऑफ हेनले। मैं आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि क्या होता है। देखिए बेटा, ये एक किडनी है, आप सबने किडनी को जरूर देखा होगा। अब अगर मैं किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इट लुक्स लाइक समथिंग दिस। ओके, हमारे पास बहुत सारे नेफ्रोटिक सेल्स होते हैं। ओके, अब इसी सेल को मैंने एक जूम करके यहाँ पे दिखा दिया है। अगर मैं बात करूं कि मैकेनिज्म क्या फॉलो करते हैं हम, तो अब ये थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, सो बेटा व्हाट हैपेंस, अब आपको पता है रीनल आर्टरीज के थ्रू जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके किडनी में आ गया। अब किडनी में आने के बाद सबसे पहले ये जाएगा आपके ग्लोमेरुलस के पास। ग्लोमेरुलस में क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं। ओके, एंड ये जो आपकी वुमेन जो ग्लोमेरुलस है, ये एक आपके बाउल शेप का ऐसा रहता है। ओके, इसके अंदर आपके बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। एंड इस पोर्शन को वी कॉल वुमेन्स कैप्सूल। ओके, इसके बाद दिस लीड इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम शॉर्टकट में PCT बोलते हैं। ओके, उसके बाद दिस PCT अगेन लीड्स इनटू द लूप ऑफ हेनले। ओके, ये ट्यूब्यूल होता है जो फिल्टरेशन का काम करता है। अब इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूब्यूल या लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। एंड अगेन दिस लीड इनटू द डिस्टल कन्वोक्युलेटेड ट्यूब्यूल, या हम इसको शॉर्टकट में बेटा बोलेंगे DCT। ओके, PCT एंड DCT, एंड फाइनली इट विल बी लीड टू द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बाद बेटा ये कहाँ जाएगा, आपके यूरेटर में जाएगा। यूरेटर के बाद वी आर हैविंग, यहां से भी एक यूरेटर आएगा। यूरेटर के बाद हमारे पास आता है यूरिनरी ब्लैडर, एंड फाइनली वी आर हैविंग द यूरेथ्रा। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जाएगा बेटा, इट विल लीड इनटू द यूरेटर। यूरेटर के बाद कहाँ जाएगा बेटा, आपका जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर, एंड फाइनली इट विल लीड टू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है बेटा, अब यूरिनरी ब्लैडर में ये जो लिक्विड वेस्ट है यहाँ पे क्या रहता है, स्टोर रहता है। जैसे कि आपको प्रेशर बनता है, यूरेथ्रा के थ्रू आप यूरिनेशन कर लेते हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ द फिल्टरेशन। ओके, सो बेटा सबसे पहले रीनल आर्टरी आएगा। रीनल आर्टरी क्या करता है, वो आपके ब्लड लेके आता है, वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, वो सिर्फ गैसेस एक्सचेंज हुए बेटा, अभी भी उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी हमारी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि मैम ठीक है वो बॉडी में है, उसका क्या इज देयर एनी साइड इफेक्ट अगर फिल्टरेशन ना करें? एग्जैक्टली, वी डू हैव द साइड इफेक्ट्स। वो एक टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी में बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। अलॉन्ग विद दैट इट विल आल्सो जनरेट सम टाइम्स ऑफ chemicals which can lead to the toxicity in our body. So basically we do not require those constituents, so we need to go for the filtration of those kind of blood. Okay, so ये continuation में process चलता रहता है। जैसे आपकी body में gaseous exchange चल रहा है, जैसे आपके blood का gaseous exchange हो रहा है, वैसे similar way में we are also processing this filtration of the blood throughout the your day to day activities. So here what happens बेटा, सबसे पहले renal blood से blood आता है, उसके बाद एंड ये जो ब्लड आ रहा है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, इट ब्रिंग्स नाइट्रोजनस वेस्ट। विच आर द नाइट्रोजनस वेस्ट, दोज आर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड प्लस एक्सेस वाटर एंड द एक्सेस सॉल्ट which our body do not require. The question arises where these all ammonia and this nitrogenous waste are coming from in our body. So बेटा हमारी बॉडी में there are millions of the activities at the same time going on. बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते रहते हैं, उनके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं, जिसकी हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं होती है, विच आवर बॉडी नीड टू बी थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी. ओके, सो
इसलिए हमें क्या करना होता है, उसे फिल्टर करना होता है। उसके बाद रीनल आर्टरी से सबसे पहले उसके बाद जाता है आपकी वुमेन्स कैप्सूल, दिस जिसके अंदर क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस है। ये क्या करता है, ये कैपिलरी बंडल्स होते हैं जो कि फिल्टरेशन का काम करते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है बेटा, फिल्टरेशन ऑफ द वेस्ट वाटर एंड द सॉल्ट, देन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कम्स इन, देन कलेक्टिंग डक्ट। अब क्या होता है, सबसे पहले आपके ग्लोमेरुलस में क्या होता है बेटा, जो भी फिल्टरेट होता है वहां से जो भी आपके बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद सेम जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिमेन रह जाता है वो फर्दर आपके जो पीसीटी है उसमें भेजा जाता है। पीसीटी में जितने भी आपके आयंस हैं, अमाइनो एसिड है, वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद ये भेजे जाते हैं कि रिमेनिंग जो आपके वाटर हैं या कुछ ऐसे आयंस जिनको आपकी बॉडी की जरूरत है वो आपके लूप ऑफ हेनले में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होता है, जो भी वेस्ट रहता है अब आपके डीसीटी से होते हुए आपकी कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से आपके यूरेटर में, यूरेटर से आपके यूरिनरी ब्लैडर में एंड फाइनली यूरेथ्रा में चला जाता है। ओके, अब क्वेश्चन ये होता है मैम कि वाटर आ गया बेटा, अब आपके जो यूरिन का कलर होता है वो मोस्टली पेल येलो होता है, राइट। पेल येलो होता है तो वो ब्लड आपका यहां से ही क्या चला जाता है, वापस आपकी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए चला जाता है बेटा, ठीक है। आप हायर क्लासेस में इसका भी मैकेनिज्म पूरा पढ़ेंगे, 10th क्लास में इतना ज्यादा डीप में नहीं दिया गया, सिर्फ स्ट्रक्चर और हाउ दिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस सिर्फ इतना बताया गया। फिर भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक यू टू एक्सप्लेन यू इन बिट डिटेल। सो व्हाट हैपेंस, ये वापस से आपका सिर्फ फिल्टरेशन में ही क्या पता चल गया, जो भी चीजें हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसे हमें फेंकना है, जिसे हमें अपनी बॉडी से स्क्रीट आउट करना है, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा पीसीटी में। और ग्लोमेरुलस से वापस से जो ब्लड है, जो अब जिसमें आपके किसी भी तरीके का कोई वेस्ट नहीं है, वो चला जाता है बेटा आपकी बॉडी में। अब क्या होता है, जैसे पीसीटी में जाता है बेटा, यहां से एक्चुअल फिल्टरेशन कैसे स्टार्ट होता है कि अब ऐसा नहीं है कि आपके वेस्ट के साथ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं एलिमेंट जिनको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो गलती से या उनके मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटे होने की वजह से वो पास ऑन हो चुके हैं। सो धीरे धीरे वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होते जाते हैं। आर दिस पीसीटी एंड डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, दे मेक श्योर that not a single element which are useful or beneficial for our health should not be thrown out along with the waste along with the waste like urine. So वहां पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे फिल्टरेशन होता है एंड यहाँ पे आपका अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है ताकि कोई भी आयंस या कुछ ऐसे सॉल्ट या कुछ ऐसे जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो सब आपके एब्जॉर्ब होने चाहिए। जब आपका डीटीसी एंड पीसीटी इस बात को मेक श्योर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका कलेक्टिंग डक्ट में आता है। अब उसमें क्या क्या रहेगा बेटा, वाटर रहेगा, ब्लड तो नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स ब्लड नहीं रहेगा क्योंकि ब्लड अब आपकी बॉडी में वापस से सर्कुलेट होने को चला गया है। वाटर रहेगा, अमोनिया रहेगा, यूरिया रहेगा, यूरिक एसिड रहेगा, ओके। एंड इस वजह से जो आपके ब्लड का, जो आपके यूरिन का कलर होता है वो मोस्टली पेल येलो होता है, राइट। अब क्या होगा बेटा, अब ये जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो जाएगा, यूरेटर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा एंड फाइनली यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा बेटा, बॉडी से आपके स्ट्रेट आउट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क्स, ओके। अगर सपोज करिए कि अगर आपके यूरिन के साथ कभी ब्लड भी आता है फिल्टर होके, तो वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है बेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा किडनी बिल्कुल फंक्शनल, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कोई डिजीज हो जाए या कोई ऐसी डिजीज जिसकी वजह से आपके नेफ्रोटिक जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हुए हो, इससे ये भी पता चल जाता है कि दैट योर किडनी और योर सिस्टम इज बिट disturbed or it is infected with some kind of the microorganisms. Okay, so that is a indication for the that your kidney is not performing well. ठीक है, उसके बाद बेटा आपको क्या याद रखना है, ये ग्लोमेरुलस याद रखना है, वुमेन्स कैप्सूल याद रखना है, पीसीटी याद रख लीजिए, डीसीटी याद रख लीजिए, लूप ऑफ हेनले याद रख लीजिए, कलेक्टिंग डक्ट, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, दैट्स इट, ओके। उसके बाद क्या होता है बेटा, ओके। सो अगर मैं बात करूं आपके कि आपको एग्जाम के टाइम पे कैसे यू हैव टू एक्सप्लेन इट, सो ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल containing a bundle of capillaries called glomerulus.
the Bowman's capsule leads into the tubular structure which joins into a collecting duct. The renal artery brings the nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid along with excess water, salt, etc. into the nephron. It filters the nitrogenous waste, water and salt which passes through the tubular structure into the collecting duct, and the waste then passes through the ureters into the urinary bladder, and is then sent out through the urethra as urine. Okay, the useful product like amino acid, glucose, salt, etc. are reabsorbed by the capillaries around the tubular structure and go into the renal vein. Similar, अगर एग्जाम में आपको पूछे कि एक्सप्लेन द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, देन आपको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम. ओके, किडनी का सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए. किडनी को जूम करके आप दिखाइए ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और उसी से कनेक्टेड कर दीजिए आपकी कलेक्टिंग डक्ट के साथ ही, या तो आप कनेक्ट कर दीजिए यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. वेरी सिंपल. एंड दिस 5 to 4 लाइंस, दैट्स इट. वेरी सिंपल. अब बेटा आपकी जो वेस्ट होता है उसको हम यूरिन क्यों कहते हैं? यूरिन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें यूरिया प्रेजेंट होता है या यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है. अगर ऐसे एनिमल्स जिनका वेस्ट यूरिन में होता है या यूरिक एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम यूरियोटेलिक बोलते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं? ये यूरियोटेलिक होते हैं. अगर मैं बात करूँ एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेज, सो उनको हम अमोनियोटेलिक बोलते हैं. बेटा अमोनियोटेलिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो उनका वेस्ट होता है वो मोस्ट ऑफ द क्या कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है? बेटा अमोनिया का रहता है. ओके, सो याद रखिए. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि वो कौन कौन से आपके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं. सो दोज आर अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड सब सॉल्ट. मैंने आपको बताया जब वो ग्लोमेरुलस में आते हैं, बोवेंस कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में आते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ ऐसे रिक्वायर्ड या एसेंशियल कंपोनेंट जो बाय मिस्टेक इन आपके जो वेस्ट के थ्रू क्या हो जाते हैं, आपकी पीसीटी में पास हो जाते हैं. तो पीसीटी मेक श्योर करता है कि वो वापस लूप ऑफ हेनले या डीसीटी में ना चले जाए. तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट वो भी आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. सो पीसीटी and loop of Henle and DCT, they do ultra filtration of your blood. ओके, हम क्या बोल सकते हैं? पीसीटी फिल्टरेशन करता है, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी ये अल्ट्रा फिल्टरेशन का काम करते हैं ताकि कोई भी एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है लाइक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड रिक्वायर्ड सॉल्ट, दे शुड नॉट बी पास्ड as a waste in the form of the urine as they are most required by our body. Okay, so in the exam you have to explain this if the question arises. Okay, so how does excretion in plants occur? अभी तक तो मैं एनिमल्स के बारे में बात कर रही थी, थोड़ा प्लांट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. बेटा वो भी तो एक्सक्रीशन करते हैं. हाँ, उनको उनकी बॉडी में हमारी तरह किडनी नहीं होते. क्यों नहीं होते? बिकॉज दे आर वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द multicellular organism. They are not animals but they are the multicellular organisms. So how does this excretion takes place in their body? बेटा आप सबको पता है कि उनका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है. अगर आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट बनता है, आप सब 6th क्लास से अभी तक तो कितने बार पढ़ते हो आगे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज गिव्स ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 plus along with the glucose we also get carbon dioxide, oxygen and the carbon dioxide and the few molecules of water. So basically what happens, जो बाय प्रोडक्ट है वो उनके लिए वेस्ट है, ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट है, बट हमारे लिए एसेंशियल है, मैंडेटरी है, हम उसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, बट उनके लिए तो वेस्ट है बेटा. So in plants the gaseous waste products produced during respiration, that is carbon dioxide, and during the photosynthesis, that is your oxygen, are removed through the stomata. Excess water is also removed through the stomata. This process is called as transpiration. बेटा ट्रांसपिरेशन ये गैसेस एक्सचेंज नहीं है, ये जो पानी एक्सेस रिमूव हो रहा है इसे हम बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज. सो स्टोमेटा के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, प्लस
जो आपकी बॉडी में, प्लांट बॉडी के अंदर जो लॉस, जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, एक्सेस वाटर होते हैं, वो भी आपके ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होते हैं बेटा, बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं. सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द लीव्स एंड रिमूव्ड व्हेन द लीव्स ड्राई एंड फॉल ऑफ. Some waste products stored into the vacuoles. Some waste products like gums and resins are stored in the old xylem cells. Some waste products are removed through the roots. आप सबने रेजिन, गम, ये तो बहुत सुना होगा. ओके, सो वो क्या होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी मीडियम फॉर देम. अगर उनकी बॉडी में कुछ भी ऐसे वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिससे उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होता है, दैट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द प्लांट बॉडी. तो वो कैसे रिलीज करते हैं, या तो आपकी लीव्स में स्टोर करके या आपके रूट के थ्रू स्टोर करके वो रिलीज आउट करते हैं, या सिंपली, अगर आपने, रेजिन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, रेजिन एंड गम्स आप सबने जरूर सुना होगा. सो वो क्या होता है, दैट इज अ type of your excretus mechanism which is done by a plant. Okay, so exam के अंदर आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ट्रांसपिरेशन, resins, gums stored in waste, stored into the leaves and stored into the roots, which works as a excretory system into the plant body. Okay, so यहाँ पे बेटा आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है. And I tried my best. And in the next part, I will discuss about the important question under this chapter which can be asked in your exam. Okay, thank you.